वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस। चैप्टर है 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट। पर मैचअप है, मैच द फॉलोइंग। ग्रुप 1 है हमारा। टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम आंसर्स देखेंगे। इसके आंसर है टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी का है 98.6 फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जो कि है 212 फ़ारेनहाइट। थर्ड है रूम टेम्परेचर जो कि है 296 केल्विन। और फोर्थ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। चांस बी है हु इज टेलिंग द ट्रूथ। क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस मेजर इन द जूल आफ्टर। आंसर है इसका फॉल्स। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस मेजर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन। चांस बी है हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन सी है द जूल इज द यूनिट ऑफ हीट। ये भी ट्रू है। क्वेश्चन डी है ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। ये फॉल्स है क्योंकि ये जनरल ऑब्जेक्ट्स होता है, एक्सपेंड होता है हीटिंग पे। और वहाँ पे जो है कोई एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट कुछ ऐसा होता है जो सब एक्सपेक्ट होता है, या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इसका आंसर फॉल्स है। चांस बी है एटम्स आर सॉलिड्स, एटम ऑफ द सॉलिड्स आर फ्री। तो इसका आंसर फॉल्स है। एटम के सॉलिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, फोर्सेस एक्टिंग होती है उसमें, इसलिए वो एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं। क्वेश्चन 5 है, एफ है आपका, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज लेस देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन कोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी आपके जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स की वो हॉट ऑब्जेक्ट में कम होती है, जबकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी में एटम में कोल्ड इसमें ज़्यादा होती है। तो ये भी फॉल्स है, इसलिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एटम में हॉट ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है एटम्स और कोल्ड में कम होती है। ठीक है चैम्स। चैम्स अब फिलअप्स है, थर्मामीटर इज यूज टू मेजर। क्या होता है? टेम्परेचर। फिलअप में आएगा टेम्परेचर। क्वेश्चन बी है द apparatus यूज टू मेजर हीट इज कॉल्ड। क्या होता है? कैलोरीमीटर। apparatus काय में मेजर होता है? कैलोरीमीटर में। क्वेश्चन सी है टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द डैश एनर्जी डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन अ सब्सटेंस। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो। डी है द हीट कंटेंट इन अ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इन द सब्सटेंस। ये आ गया आपके समझ। नेक्स्ट है निशिगंधा केप्ट अ वेसल कंटेनिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मेकिंग टी इन अ सोलर कुकर। निशिगंधा का नाम की लड़की है जिसने सब अपना सामान, जो भी चाय की पत्ती, शक्कर, पानी जो है एक कंटेनर में डाल के, एक इंग्रेडिएंट एक वेसल में डाल के उसको सोलर कुकर पे रख दिया। और शिवानी ने वही सारा सामान डाल के उसने जो है स्टोव पे रखा है, जो हम गैस के चूल्हा वाले पे बनाते हैं ना, उस पे रखा है। तो किसकी चाय जल्दी बनेगी, ये पूछा है क्वेश्चन। देखिए अभी आप एक छोटी सी अगर कटोरी ले लेते हैं, उसको वैसे 2 कटोरियाँ एक जैसे सेम ले लीजिए। उसको सिर्फ खाली कटोरी को आप एक को धूप में रख दीजिए, एक को स्टोव पे रख दीजिए। तो कौन सी कटोरी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, कौन सा वेसल बाउल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा? जो आपने स्टोव पे रखा है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे भी वही बताया, शिवानी's tea will be ready first because reason है in the given time the amount of the heat received by the vessel on the stove is far greater than the received by the vessel kept in the solar cooker। धूप में जो रखा है सोलर कुकर में वो थोड़ा कम उसको हीट मिल रही है, स्लो हीट मिल रही है, इसलिए वो देर से गर्म होगा। जबकि स्टोव पे वेसल जो रखा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है, इसलिए वो
जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना चैम्स? चैम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन ब्रीफ आंसर्स। क्वेश्चन ए है, डिस्क्राइब अ क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द थर्मामीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी। अब देखिए, जब हमारे घर में किसी को फीवर हो जाता है तो हम उसको क्लिनिकल थर्मामीटर से, जो थर्मामीटर से चेक करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, और लेबोरेटरी थर्मामीटर एक अलग होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, है ना? तो उसका आंसर देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ नैरो स्टेम एंड अ लॉन्ग बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी और अल्कोहल। देयर इज अ स्मॉल constriction in the stem above bulb. इसका कंस्ट्रक्शन बताया गया है कि कैसे होता है वो ना। When the bulb of the thermometer is held in the armpit or the mouth or of a patient, the mercury alcohol in the bulb rises in the stem. क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है? पतली सी नली होती है जिसमें एक लॉन्ग बल्ब होता है, मर्क्यूरी से भरा हुआ, मर्क्यूरी और अल्कोहल से भरा हुआ, और एक छोटा सा उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो बल्ब के अबाव होता है, ठीक है? जब बल्ब को हम थर्मामीटर को, एक जो पॉइंट होता है थर्मामीटर का, उसको हम आर्म पीट पे या मुंह में पेशेंट के डालते हैं, तो जो पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर होता है उसकी वजह से मर्क्यूरी एक्सपैंड होती है और राइज होती है स्टेम में, ठीक है? तो जब हम बॉडी से, पेशेंट के मुंह से, आर्म पीट में से जब वो निकालते हैं, द स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन डज नॉट अलाउ द मर्क्यूरी फ्रॉम द स्टेम ऑफ द टू रिट्रीट द बल्ब। वापस से उसको, कंस्ट्रिक्शन का काम क्या होता है, जो मर्क्यूरी फैल गई है, जो एक्सपैंड हुई है बल्ब उसके अंदर, स्टेम के अंदर, उसको वापस से इसमें आने नहीं देता है, ठीक है? दिस अरेंजमेंट enables to read the temperature of the patient's body and ease after the removal of the thermometer from this body. अगर हमने बाहर निकाला और वापस मर्क्यूरी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चली गई, तो हम उसका टेम्परेचर कैसे पढ़ पाएंगे ना, हमको कैसे पता चलेगा? तो ये रिस्ट्रिक्शन का काम क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन का काम रिस्ट्रिक्ट करना, कि थर्मामीटर की बॉडी में से निकालने के बाद में भी हम उसका टेम्परेचर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और द क्लिनिकल थर्मामीटर इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या, कितना तक जाता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, या उसको हम फ़ारेनहाइट पे, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो इसको फ़ारेनहाइट में लिया गया, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? नॉर्मल हेल्थी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री। एक रेड एरो मार्क होता है जिससे हमको, नेक्स्ट चांस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। एक हीट होता है, एक टेम्परेचर होता है, कैसे हम पता करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? तो इसका आंसर है, हीट इज रिलेटेड टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इन द सब्सटेंस, while temperature is related to average kinetic energy of the atoms in the substance. हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, इसमें हमने डिफरेंस बताया है। आगे देखते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, thus temperature is a quantity that determines the direction of a flow of heat. It is quantitative measure of the degree of hotness or coldness of a body. देखिए, हीट क्या होती है? वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि सब्सटेंस में होती है, और टेम्परेचर जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है वही सब्सटेंस में। हीट जो है हायर बॉडी से लोअर बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है? और जो टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइंस करता है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट पे, और ये क्वांटिटी मेजर में होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी पे। अभी देखिए, मैं इसको आपको ऐसे समझा सकती हूँ टेम्परेचर के लिए। अभी आपने एक कप, आप पढ़ने बैठे हैं और बहुत ज़्यादा गर्म चाय आपकी मम्मा ने आपको ला के दिया है, लेकिन अभी आप बोले मैं पीता हूँ, और वो चाय ठंडी हो गई। ठंडी कैसे हो जाती है? कि पहले जब आई थी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है? जो रूम का टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा हाई था। जब बॉइलिंग कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। मम्मा ने चाय ला के दिया, दूध ला के दिया, जो भी ला के दिया, बहुत गर्म था, बॉइल्ड था, लेकिन आपने जब उसको रखा तो जो हमारे
रूम का टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग डिग्री से बहुत कम होता है ना। तो जब ये बताने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ हीट कैसे होता है, हायर से लोअर पे जाता है। तो जो दूध का टेम्परेचर बहुत हाई था वो आहिस्ते आहिस्ते रूम के टेम्परेचर पे जाने लगता है और हमारी चाय कॉफ़ी एकदम ठंडी हो जाती है। ठीक है। अब हायर टेम्परेचर डज नॉट मीन हायर हीट कंटेंट। अभी हमने एक चीज़ का एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है कि एक वेसल में हमने 2 लीटर ऑफ वाटर लिया है, उसको 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है, और बी वेसल में 100 ml, यानी बहुत कम है, 2 लीटर से बहुत कम है, 100 ml है खाली, उसको 91 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है। अब आपको हीट किस पे ज़्यादा लगेगी, आपने गर्म किया है तो उसको देना पड़ेगा आपको हीट ज़्यादा गर्म करने के लिए 2 लीटर वाटर को, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसको हमको उतना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। 100 ml बहुत जल्दी थोड़े से इसमें गर्म हो जाएगा, लेकिन इसको हमने 91 डिग्री पे किया है, जैसे कि 100 ml को 91 डिग्री पे किया है। तो कैसे पता चल रहा है, वुड बी ए इज़ द ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी, टेम्परेचर हीट में हो गया, बट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बी इज़ द हायर देन द दैट ऑफ वाटर इन ए। ये ठीक है। और यूनिट ऑफ जो हीट होती है वो यूजुअली एक्सप्रेस होती है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, और इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द ERG, urge, as heat is a form of energy. नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलोरीमीटर, ड्रॉ द नेसेसरी फिगर। जैम्स पहले फिगर बनानी है आपको और उसको फिर एक्सप्लेन करना है। तो ये फिगर है आपके सामने कैलोरीमीटर की। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताती हूँ, आप बनाएंगे कैसे और लिखेंगे कैसे। ये एक हमारे पास मैंने फिगर बनाया है कैलोरीमीटर का। फिगर shows the construction of the calorimeter like a thermoflask. A calorimeter has two vessels. The inner vessel, made of copper, is practically thermally isolated from the surroundings. जो अंदर ब्लू इसमें आपको दिखाई दे रहा है इनर वेसल है, और ये कॉपर से बना होता है, और ये जो है ना आइसोलेट होता है, यानी सराउंडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जो आउटर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बना होता है वुड से, और उसके ऊपर एक जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का, वो उसकी हीट रेजिस्टेंट लीड है, और उसमें 2 होल्स होते हैं, एक थर्मामीटर रखने के लिए और एक जो स्टरर रखने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको इतना फिगर समझा दिया। अब उसको हमको लेबल करना है, लेबल करके इसको लिखना है। आपको जो है the inner and outer surface of the inner vessel are polished or for maximum exchange of the heat with the surroundings with by radiation. A heat resistant ring covers the inner vessel. ये जो रिंग है वो इनर वेसल को कवर करती है उसकी हीट रेजिस्टेंट के लिए। ये आप देख लीजिए और फिगर बनाना ना भूलिएगा। चैम्स नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई रेल्स गैप्स हैव स्पेसिफिक डिस्टेंस। आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ट्रेन की जो ट्रैक्स है उसमें डिस्टेंस पे कुछ डिस्टेंस पे गैप्स बने होते हैं, गैप्स होते हैं। तो उसका आंसर है द रेल एक्सपैंड इन समर ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। ऑल्सो द एक्सपैंड ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द रेल्स एंड व्हील्स ऑफ द रनिंग ट्रेन। If there is no gap between successive rails of the railway line, the rail would bend due to expansion. This bending and twisting of the rail would cause accidents. Hence, a gap is kept between successive rails of the railway line to make provision of their expansion in summer. देखिए रेलवे ट्रैक्स जो बने होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, और मेटल जो है हीट लेने पे एक्सपैंड होता है। ठीक है ना, ये तो हमको पता है। अब टेम्परेचर, अब रेलवे लाइन जो होती है वो रास्ते पे रहती है, समर में टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, तो उसकी वजह से वो एक्सपैंड होती है। और एक और कारण होता है, जब ट्रेन चलती है तो उसकी जो व्हील्स के रनिंग होने से फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। 2 तरह के टेम्परेचर बढ़ गए, तो ये होता है कि एक्सपैंड जब होता है रेलवे ट्रैक्स, ये गैप अगर ना होंगे, अगर आपके पास कोई चीज़ के लिए जगह नहीं होगी तो फोर्सफुली बैंड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। रेलवे लाइंस बैंड हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है और उसमें एक्सीडेंट्स होता है। तो ये पहले से जब बनाया जाता है रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं तो उनके बीच में गैप रखा जाता है कि जब ये एक्सपैंड हो तो वो गैप उसको फिल कर दे, गैप में फिल हो जाएगा वो, इसलिए प्रोविज़न किया जाता है। जैम्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने ये डी तक आपके करवा दिए हैं, फर्स्ट लेक्चर है ये। और सुनिए, अभी जो अगर आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझने में आसानी हो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।